आज भारत और चीन के रिश्ते बहुत खराब चल रहे हैं। चीन अपनी विकासवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है और अब चीन अपना एक बहुत बड़ा मार्केट खोने वाला है। भारत के आज़ाद होने के 2 साल बाद में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था। 50 और 60 के दशक में भारत की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय चीन से बहुत आगे थी, लेकिन आज भारत की अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है और वहीं चाइना की 9 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। आखिर कैसे जो देश हमसे इतना पीछे था वो हमसे इतना आगे निकल गया। आज देखते ही देखते चीन का शंघाई शहर दुनिया के सबसे अमीर और वैभवशाली शहरों में गिना जाने लगा है। चीन ने 1981 से 2013 के बीच 68 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। मानव इतिहास में कभी भी इतनी तेजी से और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से नहीं उठाया था। आखिर कैसे चीन ने इतनी ऊंची और लंबी छलांग लगाई, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। भारत में जब दीपावली आती है तो अब घरों की छतों पर दिए नहीं जलाए जाते बल्कि रेडीमेड लाइटें लगाई जाती है। ये लाइटें चीन से बन के आती है। दीपावली में रात रात भर आतिशबाजियां होती है, पटाखे छोड़े जाते हैं, लोग हजारों पैसे के पटाखे लाते हैं। ये पटाखे भी चाइना में ही बन के आते हैं। दरअसल जब भारत में दीपावली मनाई जाती है तो चाइना के यीवू शहर को बहुत फायदा पहुंचता है, क्योंकि यह सब सामान इसी शहर में बनता है। और जब भारत में होली आती है तो पिचकारी से रंग तक चाइना के इसी शहर से आता है। होली के वक्त सिर्फ हम एक ही चीज इस्तेमाल करते हैं जो कि भारतीय है, और वो है पानी, जिसे हम होली पर खूब बर्बाद करते हैं। यीवू शहर में दुनिया का सबसे बड़ा थोक बाजार है। करीब 7.5 लाख दुकानें हैं यहाँ पर। इन दुकानों में सिख गुरुओं के शब्द की किताबें, कुरान शरीफ की आयत। चीन अपने धंधे में एक ही फॉर्मूला यूज करता है, कुछ भी घाटा न हो। चाइना का माल हर रेट का होता है, अच्छा और सस्ता और घटिया भी। यही कारण है कि 2011 में 40,000 भारतीय व्यवसायी भारत छोड़कर चीन चले गए थे, जबकि 2013 में 3,60,000 भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया भर के व्यापारी भी चीन पहुंच गए। भारत से चाइना जाने वाले व्यापारियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि एक पूरी रोड भारतीय रेस्टोरेंट और होटलों से भरी पड़ी है। चाइना की आर्थिक राजधानी शंघाई से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर बसे यीवू शहर में भारत से बड़ी संख्या के व्यापारी जाने लगे हैं। और जाए भी क्यों ना, भारत में कोई भी बिजनेस करने के लिए पहले अपनी जेब ढीली करो, फिर बड़े बड़े अफसरों के चक्कर काटो। ये सब होने के बाद ज़मीन नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाए तो पानी और बिजली का कोई अता पता नहीं। इसलिए चाइना भारत से बहुत सस्ता पड़ता है व्यापारियों के लिए। यही कारण है कि व्यापारियों की पहली पसंद चाइना है। वहाँ पर हर चीज़ प्रॉपर है और सस्ते में मजदूर भी मिल जाते हैं। यीवू शहर चीन के विकास की पूरी कहानी बताता है। इस कहानी की शुरुआत 1980 में तब शुरू हुई थी जब चीन पूरी तरह साम्यवादी था। निजी संपत्ति पर किसी का अधिकार नहीं था, लेकिन रातों रात चीन ने इसे बदल दिया। अचानक ऐसी चीजें हो गई जिनके बारे में पहले सोचना भी संभव नहीं था। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चीन ने आसमान छूने वाली तरक्की की। इस काम को इतने अच्छे तरीके से किया गया कि कोई इसके विरोध की गुंजाइश ही नहीं थी। चीन ने विदेशी निवेशकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया। ये इकोनॉमिक जोन चीन के विकास में तुरूप का पत्ता साबित हुआ। भारत की तरह न तो इसका प्रस्ताव कहीं संसद या समिति में अटका और न ही इसके लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या आड़े आई। उजाड़े गए लोगों को पुनर्वास के बारे में अक्सर सोचा ही नहीं जाता। बीजिंग ओलंपिक से पहले शहर के आसपास बसे सैकड़ों गांवों को रातों रात हटाया गया। चीन के विकास का एक दूसरा पहलू है जिसमें विरोध और बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। चीन की राजनीति ने विकास के आगे विरोध और बहस को दरकिनारे कर दिया। चीन ने आर्थिक निवेश को विचारधारा और राजनीति के चश्मे से नहीं देखा। चीन का कोई भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन 30,000 हेक्टेयर से छोटा नहीं है। इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने दुनिया भर के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। यहाँ तक कि भारत के उद्यमपतियों ने भी वहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई। चीन सरकार ने सबसे चर्चित बांध को बनाने का ऐलान 1994 में किया था और 4 जुलाई 2012 को इस परियोजना से बिजली पैदा होनी शुरू हो गई थी। इसके लिए 13 बड़े शहरों, 140 कस्बे और 1,600 गांव खाली करवा दिए गए, जबकि नर्मदा बांध बनाने की प्रक्रिया 1989 में शुरू हुई और काम पूरा हुआ 2006 में।
चीन भारत से आगे कैसे निकला? इसके पीछे की एक वजह मजदूर भी माने जाते हैं। 1980 में जब चीन ने आर्थिक बदलाव शुरू किए तब वहाँ की साक्षरता दर 65% थी। निवेशकों के लिए इससे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पर न तो हड़ताल होती थी और न ही यूनियनबाजी थी। यहाँ बहुत से कानून तो ऐसे हैं जो निवेशकों के लिए तो नरम है और श्रमिकों के लिए सख्त। यहाँ के कानून के मुताबिक एक प्रांत का मजदूर दूसरे प्रांत में नहीं बस सकता और न ही अपने परिवार को अपने पास रख सकता है। क्या भारत जैसे देश में इसकी उम्मीद भी की जा सकती है? यहाँ पर एक नए कानून के लिए स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी और छीन के लेंगे आज़ादी जैसे नारे लग जाते हैं और सैकड़ों लोग भूख हड़ताल करने लगते हैं। मानव विकास के सभी पैमानों पर चीन ने पिछले कुछ सालों में अच्छे नतीजे भी मिले हैं। इन्हीं नियम कानून की वजह से चीन दुनिया भर में फैक्ट्री बन चुका है। कुछ लोग चीन और भारत की तुलना अलग ढंग से करते हैं। चीन में वॉशिंगटन पोस्ट के ब्यूरो चीफ साइमन डेयर का कहना है, आज नहीं तो कल लोकतंत्र के सहारे भारत चीन से आगे निकल सकता है। बिना लोकतंत्र वाले चीन में जनता के पास बहुत सीमित आज़ादी है। लोग अपनी पसंद के नेतृत्व को भी नहीं चुन सकते। निष्पक्ष न्यायपालिका जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। चीन में लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं।